Today our topic is reconstitution. Again we are on the 12th class students के लिए हम videos बना रहे हैं. Again our topic is from the partnership side reconstitution. From today onwards it's a very important topics now. Reconstitution हमें आज के बाद understand करना है कि reconstitution basically होता क्या है. ठीक है, अभी तक हमने discussion में किया थोड़ा सा fundamentals of partnership and we discussed how to value the goodwill. Now from onwards our topic is reconstitution. जो हमें आज के बाद पढ़ना है that is reconstitution. Right? रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें आज के बाद पढ़ना है. मैंने आर ई के बाद डैश थोड़ा सा डाला, इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बना पड़ा है और उसका ऐसे मतलब हमें चेंज करनी है, हमें नया मतलब उसमें अमेंडमेंट्स कुछ लानी है. ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बात है, कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन की क्या बात होगी. इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस आ जाते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप्स में एग्रीमेंट्स चेंज हो जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाते हैं. और पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसमें कोई मतलब ऐसे कुछ प्रोविजंस भी नहीं रखता है कि अगर कोई पार्टनरशिप में कोई चेंज लाना चाहता है किसी भी एग्रीमेंट में तो दे कैन गो फॉर द चेंज, कोई इशू नहीं है. ठीक है, जब ऐसी चेंज हो जाती है तो पुराना एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाता है, नॉन ऑपरेटिव हो जाता है और नया एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है. दैट प्रोसेस, दैट थिंग इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. हमें आज जो पढ़ना है दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन. ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है. एंड देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिनकी वजह से ये ओल्ड एग्रीमेंट ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस खत्म हो जाती है और नई फॉर्म हो जाती है. फाइन, देयर आर 4 रीजंस, बेसिक 4 रीजंस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होने के. तो फर्स्ट, इफ आई विल गो विद द फर्स्ट रीजन कैन बी चेंज in profit sharing ratio. Fine, profit sharing ratio. This can be the first, or this can be the first reason. Fine. Second reason is admission. Fine. This is the second. Third is a retirement, and fourth I can say death. These are the 4 reasons because of which reconstitution takes place. Reconstitution again, old agreement inoperative हो जाएगा और new agreement form हो जाएगा, and because of certain things, because of कुछ चीज़ों की वजह से these are the 4 reasons जिनकी वजह से reconstitution of the firm हो जाती है. बल्कि business बंद नहीं होता है, business continue हो जाएगा लेकिन terms and conditions थोड़ी सी change हो जाएगी. अब जान लेते हैं एक कैसे 4 reasons है, इनके बारे में discussions करेंगे. Like change in profit sharing ratio एक ऐसी चीज़ देखी गई है पार्टनरशिप बिजनेस में. कभी कभी म्यूचुअली, पहली बात ये पता होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप होता है दैट्स बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, वो मतलब एक फोर्सबल एग्रीमेंट नहीं होता है बल्कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है. फाइन, उसको चेंज लाना कोई इशू नहीं, इट कैन बी डन म्यूचुअली. तो इसमें कोई 1932 पार्टनरशिप एक्ट कोई प्रोविजन ऐसा क्रिएट नहीं करता है जिसकी वजह से हम रिस्ट्रिक्ट करता है कि जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते. तो पहला रीज़न क्या होता है, यूजुअली पार्टनर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि 3 पार्टनर 4 पार्टनर्स काम करेंगे. पार्टनर्स में किसी पार्टनर को लगेगा कि भाई मैं कम काम कर रहा हूँ, दूसरे बंदे ज़्यादा कर रहे हैं, दे डिजर्व मोर, या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और दूसरे बंदे कम कर रहे हैं तो आई डिजर्व मोर. तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है बिटवीन पार्टनर्स. नॉर्मली काम पे ऐसे बिजनेस में उनको अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रहेगी कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ, आई डिजर्व मोर, आई डिजर्व नॉट मोर. फाइन, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से पार्टनर्स के बीच में भेदभाव हो जाता है. कोई भी ऐसी नॉर्मल सिचुएशन या मतलब विलिंगली ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से दे डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जिस तरीके से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अब वो वैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं. फाइन, दे वांट टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस. से फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा. 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, ये 2:1:2 में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट. अब इन्होंने बोला नहीं हमें कुछ चेंज करनी है, हम 1:1:1 अब हम इक्वल रहेंगे. तो ऐसी सिचुएशन म्यूचुअली सॉर्ट हो जाती है. और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है इसको भी हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन. और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस. इसका मतलब ओल्ड एग्रीमेंट अब फॉर्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा. अब इंपॉर्टेंटली क्या करना होता है अकाउंटिंग में, हम इंपॉर्टेंटली कुछ चीज़ों के ऊपर काम करते हैं. क्या क्या हमें किस किस चीज़ के ऊपर फर्क आती है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है. क्योंकि जब चेंज हो जाएगी, नया एग्रीमेंट बन जाएगा, ऑटोमेटिकली जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी.
किसी को अब ज्यादा मिलेगा, किसी को अब कम मिलेगा। आई मीन टू से कोई सेक्रीफाइस करेगा तो कोई गेन करेगा। दिस इज दैट्स फॉर श्योर। पार्टनरशिप में एक की सेक्रीफाइस दूसरे की गेन होती है, दूसरे की गेन या दूसरे की सेक्रीफाइस हो जाती है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा से फॉर फिक्स होता है, तो वो विद इन द पार्टनर से उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब वो जब चेंज करेंगे तो प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी बिटवीन द पार्टनर, सेक्रीफाइस और गेन हो जाएगी। ये वैसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, क्योंकि जब भी चेंज हो जाएगी बिजनेस में कुछ ना कुछ कोई गवाएगा। से फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बोला मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, अब उसको जब प्रॉफिट ज्यादा देंगे तो दूसरा बंदा अपने में से हिस्सा छोड़ेगा, जो काम कम कर रहा होगा, तो दूसरे बंदे की वो गेन हो जाएगी। से फॉर एग्जाम्पल ये रोटी है, ये 3 बंदों में ऐसे इक्वली जा रही थी। अब किसी बंदे ने मतलब शोर लगाया मुझे ज्यादा चाहिए, तो ये ऐसे गई, तो तीसरे बंदे को ये ज्यादा मिल गई। दैट्स वेरी सिंपल। तो किसी ने सेक्रीफाइस किया तो किसी ने गेन किया, ये चीज हमें देखनी है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन पहले करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। दिस विल बी आवर फर्स्ट जॉब। और लगे हाथ हमें इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी सेक्रीफाइस एंड गेन। इसी से हमें पता चलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले हमें पता चलनी चाहिए कि किसके कितने गेन की, किसने कितनी सेक्रीफाइस की, किस बंदे ने कितना छोड़ा और किस बंदे को वो मिला, कितना मिला। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता करना है। और दूसरी चीज, जब हमने ये चीज की, इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा। पहले हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक हमने गुडविल को वैल्यू किया, मेहनत को वैल्यू किया। आज के बाद हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें देखेंगे किसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। इस चारों सिचुएशनों में इसके ऊपर हमें बात करनी है और देखना है गेन सेक्रीफाइस किसकी। और इस गुडविल को जब हमने वैल्यू किया है ऑलरेडी, मेथड से किसी से भी वैल्यू कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें से जिसका सेक्रीफाइस गेन वो वहां पर ही पता चलेगा। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज जिसके ऊपर हमें बात करनी है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ, इफ इन केस ट्रीटमेंट ऑफ कोई रिजर्व्स होंगे, कोई प्रॉफिट्स होंगे या कोई भी लॉसेस होंगी ऐसे, ठीक है, उनके ऊपर ट्रीटमेंट उनकी करनी है। बिजनेस में कोई रिजर्व होगा तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट हो जाएगी, उसके ऊपर गेन सेक्रीफाइस की वजह से हो जाएगा। इसके ऊपर भी सिचुएशंस, प्रॉफिट कोई ऐसे ही रह गया होगा, दिया नहीं होगा, उसके ऊपर डिस्कशंस, क्या करना है क्या नहीं करना है, लॉस वॉस सब कुछ। उसके बाद इंपॉर्टेंटली रिवैल्यूएशन करनी है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। फाइन, इट इज डन इन अंडर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंटिंग में इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। फाइन, उसके बाद हमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी होती है, और एक नया बैलेंस शीट आ जाता है, न्यू बैलेंस शीट फॉर्म हो जाता है। फाइन, न्यू बैलेंस शीट। तो ये न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए हम ये सारे काम करते हैं। पहले पता करते हैं सेक्रीफाइस गेन किसने कितनी की, फिर उसके बाद गुडविल की बात करते हैं क्योंकि ये मेहनत की बात होती है। ठीक, फिर रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात चलेगी, डिस्कशन चलेंगे। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इनका नया वैल्यू निकालेंगे, एसेट्स का, लायबिलिटीज का। ठीक, और वो अंडर द रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगी, न्यू रेशो भी रहा तो न्यू तरीके से कैपिटल भी रहनी चाहिए, और न्यू बैलेंस शीट फॉर्म हो जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स। दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। ये फर्स्ट रीजन है इसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाई आई डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस थिंग। मैं इसको इसलिए डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे ये सेक्शंस में डिवाइड है, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ हम जो पढ़ते हैं, एडमिशन पढ़ते हैं, रिटायरमेंट पढ़ते हैं, डेथ पढ़ते हैं, एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ते हैं। ये अंडर द वन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, अंडर द वन टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन। हमें मतलब अमेंडमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएगी, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म, न्यू एग्रीमेंट फॉर्म। इसका मतलब ये क्या है कि इसका मतलब चारों सिचुएशंस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो जरूरी निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जरूरी निकालना है। फाइन, देखिए इसमें हमें वहां से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देके भी हो सकता है, और हमें कैलकुलेट करनी होगी सेक्रीफाइस और गेन। अगर कोई सेक्रीफाइस गेन देखेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। इसमें भी सेम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है, इसमें भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी है। फाइन, अच्छा, इसमें भी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। फाइन, इसमें भी ऐसा सब कुछ। इसमें भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेम एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फाइन, इसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट। फाइन, और इसमें भी हमें फॉर्म करना होता है न्यू बैलेंस शीट।
अब इन सिचुएशंस की डिस्कशंस में मैं बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा एडमिशन। सर व्हाट इज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? एडमिशन मींस अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है और दो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं और उनको लगता है कि भाई तीसरा पार्टनर भी बिजनेस के अंदर लाना है। क्यों लगता है? देयर आर सो मेनी रीजंस। सी, अगर हमें कोई पैसा चाहिए, हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं, लेकिन वी नीड टू पे इंटरेस्ट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम ऐसे बंदे को लाएंगे, वो पार्टनर भी बनाएंगे और उससे कैपिटल भी लाएंगे, ठीक है। और देयर मस्ट बी अनदर रीजन, साथ ही साथ किसी बंदे को हम एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, हम उसको बोलते हैं कि भाई आप एम्प्लॉय भी रहो और पार्टनर भी रहो। हम इसलिए उसको एक एम्प्लॉय और पार्टनर का भी ऑप्शन देते हैं, आप कम ही कैपिटल दे दो, आप एम्प्लॉय भी रहो और हमारे पार्टनर भी बन जाओ। हम उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, हमें लगता है कि ये भाई अपने लेवल पे इस बिजनेस को ट्रीट करेगा, नॉट लाइक एन एम्प्लॉय बट लाइक एन पार्टनर, मालिक की तरह। और भी कुछ रीजंस है, कोई बंदा गुडविल में ज्यादा होता है, हमें लगता है अगर ये हमारे साथ जुड़ जाएगा हमारे बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे, फाइन। या कोई बंदा हमें वहां से ऑफर करता है कि आई वांट टू जॉइन योर बिजनेस, मेक मी पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस अप हो रहा होगा, ठीक है। देयर कैन बी सो मेनी सिचुएशंस, सो मेनी रीजंस, जितने भी मैंने रीजंस कहे इससे ज्यादा भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम एक बिजनेस के अंदर नए बंदे को एडमिट करते हैं। लेकिन ये बिजनेस ऑलरेडी रनिंग होता है और ये बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिट्स भी कमा रहा होता है और उसने कमाए भी होते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट्स क्या या लॉसेस भी कमाई होती है, इसके अंदर बैलेंस शीट, कैपिटल भी सब कुछ होता है। जब ये नया बंदा आता है, इसमें इसको एक कैपिटल लानी होती है और गुडविल के लिए कंपनसेशन लाना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, जो यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत कम समझ आता है, जो बहुत वीक पॉइंट होता है, जहां से क्वेश्चंस भी आते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल इस नए पार्टनर को देनी पड़ती है, ठीक है। व्हाई? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स इसको अपना शेयर छोड़ रहे होते हैं, हिस्सा दे रहे होते हैं और ये बिजनेस में आ रहा होता है। क्यों? उन्होंने गुडविल का मतलब होता है मेहनत, उन्होंने ऑलरेडी मेहनत की हुई होती है। आई कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल 4 केसेस विद एन एग्जांपल, ऐसा कुछ है नहीं, फाइन। तो ये चीज हो गई एडमिशन की बात। इसके बाद हो गया रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कैन बी द अनदर रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। रिटायरमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई बिजनेस में से रिटायर होता है, ग्रेड्स, रिफ्ट्स, कुछ भी हो सकता है, या अदर रीजंस हो सकते हैं, बीमार हो गया या मतलब अब एज हो गई एंड पर्सन वांट्स टू रिटायर। कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोई फोर्स कुछ भी नहीं करता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है, बंदा रिटायर होना चाहता है, रिटायर हो जाओ, उसको जो बनता है उसको दे दो। ये बात सुरी है, वो बिजनेस में मेहनत कर रहा था, उसकी मेहनत की वजह से एक गुडविल क्रिएट हो गई है, हमारी प्रॉफिट्स की बेस क्रिएट हो गई है, ठीक है, वो अपनी मेहनत छोड़ रहा है, उसके लिए ओल्ड एग्जिस्टिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को इसको गुडविल के लिए प्रीमियम देना पड़ता है, तो अपना हिस्सा देना पड़ता है। तो रिटायरमेंट इज ऑल्सो ए सिचुएशन वेयर रिकंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, फाइन। ऐसा भी बिजनेस में हो सकता है, या ऑल ऑफ अ सडन इस सिचुएशन की वजह से, इस सर्कमस्टेंस की वजह से भी हो सकता है कोई बंदा डेथ हो गई किसी बंदे की, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे, if they want to start continue their business, they need to form a new agreement. Automatically अगर वो कंटिन्यू भी करेंगे फिर भी एग्रीमेंट फॉर्म हो ही जाएगा। अगर 3 बंदे हैं, एक बंदा मर गया, वो जो प्रॉफिट 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो आप 2 बंदों में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उनको एक नया एग्रीमेंट फॉर्म करना है और ओल्ड एग्रीमेंट खत्म करना है। अगेन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, इस सिचुएशन में भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, गेन सैक्रिफाइस की, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, सब चीजों की। लेकिन डेथ में पर्टिकुलरली जो बैलेंस होती है वो मरे हुए इंसान को नहीं दे सकते, बल्कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को हमें देना पड़ता है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो हम पैसा देते हैं, अपनी जगह हम उनको बोलते हैं एक अकाउंट में ट्रांसफर पैसे करते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंट। अब मुझे इस रिकंस्टिट्यूशन पे ऊपर बात आ गई, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, फाइन। हमें और एक चीज बिजनेस में कभी कभी हो जाता है, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप कम्स टू द एंड और बिजनेस डिसोल्यूट हो गया होता है। मैंने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, या इसको बोल सकते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी, ठीक है, लेकिन फर्म नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसको हम कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। तो दीज आर द 4 रीजंस बिकॉज ऑफ विच रिकंस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, और हर किसी रीजन में हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ती है। अब इसमें क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स को इसमें सैक्रिफाइस होती है और न्यू पार्टनर को गेन होती है। रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर्स को गेन होती है और जो बंदा निकल रहा होता है वो सैक्रिफाइस कर रहा होता है। डेथ में भी सेम है, ठीक है। तो इसमें भी यही कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी यही कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी। और लास्ट ईयर रिटायरमेंट में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइन। ये हमें सीखना है, न्यू बैलेंस शीट बनाना भी सीखना है, और
कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, थ्योरेटिकल पोर्शन भी हो या कुछ भी हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे मतलब इसको मतलब समझोगे। किसी को भी कहीं से भी प्रॉब्लम है, दे कैन कांटेक्ट मी। अब हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके फर्दर टॉपिक्स में, वेयर वी विल ट्राई टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। वी विल यूज जुनेजा चावला की बुक जेके बोस को जो रिकमेंड की गई है कल्याणी पब्लिशर्स की, तो उसको हम रिकमेंड करके उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। इस केस को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट्स को बेसिकली रेशियोज में पता करते हैं कि सैक्रिफाइस और गेन किसकी कितनी होगी, ठीक। तो यहाँ पे हमें वही कैलकुलेशन करनी होती है, इसमें सैक्रिफाइस गेन कैलकुलेट करनी होती है। से फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल में लेता हूँ XYZ 2:2:1 1:1:1, ये इनका मतलब ओल्ड रेशियो था, XYZ थे तो ये पार्टनर्स थे, इनका जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 2/5 1/5 एंड 2/5। इन्होंने न्यू रेशियो रखा, इन्होंने कहा कि भाई आज के बाद हम 1/3 एंड 1/3 में लेंगे। अगर हम पता करेंगे सैक्रिफाइस या गेन की, तो हम यहाँ पे सैक्रिफाइस पता करेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू। चलिए ओल्ड माइनस न्यू क्या हो गया, सैक्रिफाइस का मतलब हो गया पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, मतलब ओल्ड माइनस न्यू। सिंपल तरीके से बहुत इजीली हम इसको फॉर्मूला में क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई हमें गेनिंग रेशियो पता करना होगा, न्यू माइनस ओल्ड, पहले कम मिलता था अब ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे आएगा ऐसे 2/5 माइनस 1/3, तो नीचे अगर इसका एलसीएम देखेंगे तो 15 रहेगा, 5 3 2 हो गया 6, 3 5 5 मतलब 5, ये हो गया 1/15। तो इसका अगर हम देखेंगे 1/5 1/3 इज इक्वल 15, 5 3 3 3 3 5 5 1 5 माइनस 2/15, फाइन। तो यहाँ पे 2/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 15, 5 3 3 2 6 माइनस 3 5 5 1 5 1/50। यहाँ पे इनकी पॉजिटिव फिगर्स है और इसकी नेगेटिव फिगर है, दैट मीन्स इसने नेगेटिव जो फिगर है इसने गेन किया है और इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। 1/15 इसने भी सेक्रीफाइस किया है, 1/15 इसने भी सेक्रीफाइस किया है और y की गेन हो गई है, फाइन। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वेरी इजी। अब इसमें फर्दर सिचुएशन आ जाती है जब एडमिशन आ जाता है, ऑफ फ्रॉम या सर्टेन केस होते हैं, तो ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती है। तो नो नीड टू वरी, स्टूडेंट्स को कहीं पे भी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म किसे कहते हैं, कहीं पे भी कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो anything they are all welcome, fine. I hope this lecture will help all the 12th class students and side by side those students जिनको ये ज़रूरी है CS के लिए, बाकी सारे एग्जाम्स में जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।